आपने ये पढ़ा बोहर मॉडल, उसकी लिमिटेशंस को आपने पढ़ा, उसकी लिमिटेशंस थी कुछ। बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को कंसीडर करके चलता है। बोहर को नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर दोनों ही है, वो सिर्फ एक ही नेचर को कंसीडर कर रहा था। तो कुछ थ्योरी ऐसी हैं जो ये इंडिकेट करती हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उसका ड्यूअल नेचर है, और अगर उसका ड्यूअल नेचर है तो उसके ड्यूअल नेचर को भी तो हमें कहीं ना कहीं प्रूफ करना ही होगा। तो प्लीज उसके लिए आप देख ले, हमें दो चीजें पढ़ रही हैं जो उसके ड्यूअल नेचर पे कमेंट करती हैं, और ड्यूअल नेचर पे जो कमेंट करती हैं उनमें सबसे पहले तो अपने पास है, प्लीज देख लें, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहले तो अनसर्टेनिटी का मतलब ही समझ लें, क्या अनसर्टेनिटी है प्लीज एक बार देख लें। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जरूरत क्या थी? देखो भाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, वो हमें यह सिखाना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं लाई करता। इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए था, मैं क्यों ऐसा मानूं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा है? मैं तो ये कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा, वो न्यूक्लियस के बाहर है। ये समझेंगे आज हम। पहले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात सुन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, पोजीशन पोजीशन अगर मैं किसी पोजीशन की बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन को मान ले कि इलेक्ट्रॉन यहां पे रखा है या यहां पे रखा है, पोजीशन एंड वेलोसिटी, और या इसको मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं मोमेंटम भी, मोमेंटम, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। पोजीशन और मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का है वो आप साइमल्टेनियसली निकाल नहीं सकते। मतलब अगर आप उसकी पोजीशन निकालने जाओगे कि ये पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, तब तो आप उसके मोमेंटम में एरर ले आओगे, या मोमेंटम में एरर अपने आप आ जाएगी। अगर आप उसके मोमेंटम यानी कि वेलोसिटी की बात करोगे, तब उसकी पोजीशन में एरर आएगी। दोनों का एग्जैक्ट डाटा एक बार में आप कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। ये उसकी स्टेटमेंट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की, इसीलिए इसको कहा भी गया है अनसर्टेनिटी। सर्टेन नहीं है, कुछ ना कुछ एरर होगी जो आप उसके अंदर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, उसकी एरर होगी वो। अगर उसकी एरर की हम बात करें तो उस एरर को ही हम अनसर्टेनिटी का नाम दे रहे हैं। जस्ट ए सेकेंड, दीपक, दीपक 16692, मैं आपको रिमूव कर रहा हूं बेटा क्योंकि आप होमरूम पीरियड में एब्सेंट थे। वंश और मनीत, वंश होमरूम पीरियड में एब्सेंट थे, या तो अपोलॉजी सेंड करते आप तब आपको अलाउ किया जाता। मनीत, और है मंजीत। चलो, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है? डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। प्लीज बहुत बारीकी से आप इन एक एक चीजों का मतलब समझेंगे। ये जो डेल्टा पी है बेटा, ये है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और जो डेल्टा एक्स है वो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और बेटा जी जो ये एच है इसका आपको पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 और पाई कांस्टेंट है। इसका एक बार मतलब समझे प्लीज, एक बार इसका मतलब समझे। मतलब अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या उसके मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, उसके मोमेंटम को किसी को भी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो अगर आप एक चीज को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लेंगे तो दूसरी चीज में एरर आएगी।
अगर आप मोमेंटम को एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लेंगे तो पोजीशन में एरर आएगी। आप उन दोनों को एक बार में ही इकट्ठा कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप जब उनको कैलकुलेट करेंगे और उनकी अनसर्टेनिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम, देखो मैंने क्या लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इक्वल होगा h/4 के, और उससे बड़ा कुछ भी हो सकता है। मतलब इन दोनों की पोजीशन जो है, इन दोनों की पोजीशंस, मतलब मोमेंटम और पोजीशन, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, उसकी एरर जो आएगी, उसमें जो आप गलती कर सकते हैं, वो कम से कम इतनी तो आप करेंगे ही करेंगे, और उससे ज्यादा तो कितनी भी कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ लो, देखो हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढने लगे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां प्रेजेंट है, हम ये ढूंढना चाहते हैं। मान लो ये मेरे पास एटम है, आपको पता है एटम की बाउंड्री यहां तक है, ये बाउंड्री है एटम की, ये जो मैंने सर्कल कर दिया। आप ज्यादा से ज्यादा एरर कितनी करेंगे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने में? आपको पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और आप पागलों की तरह इलेक्ट्रॉन को यहां ढूंढ रहे हैं, यहां ढूंढ रहे हैं, तो इससे ज्यादा एरर तो कितनी भी कर सकते हैं। कम से कम आप इस एरिया में तो ढूंढे उसको, कम से कम इस एरिया में तो ढूंढे। तो ये जो एरिया है ना, कम से कम ढूंढने के लिए, ये आपकी मिनिमम एरर है। उससे ज्यादा तो आप कितनी भी कर लो एरर। आपको पता है कि एटम जो है, एटम, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अंदर की जो एरर है वो कम से कम इतनी तो करेंगे ही आप, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। उससे ज्यादा एरर तो कितनी भी कर लो। आपको आपको सपोज करो सलमान खान को मुंबई में ढूंढना है, अगर आपको सलमान खान को मुंबई में ढूंढना है और आपको पता है वो मुंबई में है, और आप उसको दुबई में ढूंढ रहे हो, कोई अमेरिका में ढूंढ रहा है, इवन तो आपको पता है, तो इससे ज्यादा एरर तो आप कितनी ही कर लो। वो अर्थ के इस कॉर्नर पे है और आप उसको अर्थ के उस कॉर्नर पे ढूंढ रहे हो, तो आप एरर को बढ़ा दो कितना ही लो, मिनिमम आप h/4 इतनी तो एरर करोगे ही करोगे जब आप उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को डिटरमाइन करने जाओगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो ये पंखा घूम रहा है, इसके ब्लेड्स हैं, 3 ब्लेड्स हैं, अगर ये फास्ट रोटेट कर रहा है ना, तो आप इसके ब्लेड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसको ब्लेड्स के आइडेंटिटी, ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरा एक चक्कर घूम रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी है। अगर आप इसकी वेलोसिटी पे फोकस कर लोगे ना, किसी एक ब्लेड पे नजर गड़ा के बैठ जाओगे, तब इसका मतलब आपने ब्लेड की पोजीशन को तो देख लिया, लेकिन वेलोसिटी को आप छोड़ रहे हो। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को भी आप साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर पाते। करते कैसे हैं उसको डिटरमाइन, पोजीशन को और वेलोसिटी को, वो भी मैं बता देता हूं। एक बार इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस सर। ले लिया सर। ठीक है, देखो इन केस अगर आपको पीछे का कोई टॉपिक क्लियर करना हो ना, तो आप प्लीज यूट्यूब का जो लिंक है उससे फॉलो अप कर सकते हैं, शेयर कर लें एक दूसरे के साथ। अब प्लीज देखेंगे इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे ये पता लगाते हैं इलेक्ट्रॉन कहां पे है। मान लो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हम क्या करते हैं, हम इस पे ना किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की या वेवलेंथ इसके ऊपर डालते हैं, और वो वेवलेंथ जब इसे स्ट्राइक करती है, सपोज करो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और आपने इस पे किसी सुटेबल वेवलेंथ की लाइट डाल दी, ये लाइट इसे टकरा के वापस जा रही है, और यहाँ पे हमारे पास सपोज करो ये माइक्रोस्कोप रखा है, यहां से हम उसको देख रहे हैं। हम देखेंगे कि ये लाइट जहां से टकरा के आई होगी वही तो इलेक्ट्रॉन रहता होगा, वही इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होगी। यूं समझ लो आप तालाब में हैं, और तालाब में आपको एक मेंढक दिखाई दे रहा है, और आपने उस पर ईंट मारनी है फेंक के, वो देखना ईंट लगते ही वो, या उसके पास जैसे ईंट जाके गिरेगी, और सपोज करो ईंट तुमने उसके सिर में ही मार दी, वो एकदम से अंदर चला जाएगा और अपनी पोजीशन बदल लेगा। ठीक वैसा ही है, जैसे ही इस पे ये वेवलेंथ डलेगी और यहां से वेवलेंथ टकरा के वापस जाएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से अपनी पोजीशन बदल के कहीं और भाग गया होगा, क्योंकि उस वेवलेंथ की वजह से उसको एनर्जी मिल गई होगी। तुम तो ये सोच रहे हो इलेक्ट्रॉन तो यहां है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो यहां पहुंच गया होगा अब, क्योंकि उसको वेवलेंथ मिल गई। इसलिए इसलिए जब आप इस वेवलेंथ को चेंज करते हैं, तो किसी एक ही पैरामीटर को स्टडी कर पाते हैं, या तो पोजीशन को या उसकी वेलोसिटी को। यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है भी, दैट पोजीशन और मोमेंटम आप साइमल्टेनियसली निकाल नहीं पाते, कुछ गलती करोगे, और वो गलती कितनी करेंगे हम, h/4 के बराबर, कम से कम इतनी तो करोगे ही करोगे, और कहीं इससे ज्यादा तो कितनी कर ले, पागल है तो तू।
अगर तू पागल है तो इससे ज्यादा गलती तो कितनी भी कर ले, लेकिन हम अपने आप को ये मानेंगे हम बहुत समझदार हैं और कम से कम इतनी गलती करेंगे। प्लीज मेरे को बताएं, क्या हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट आपको क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस सर। नेहा, हिमांशु, प्रिंस, यस सर। सुल्ताज, हिमांशु, प्रियावर्त, वरुण, विनीत, मुकुल, मुकुल, रोशन। यस। मुकुल का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। क्लियर है सर, क्लियर है। चिराग, चिराग। यस सर। ठीक है अमन, ठीक है भाई, ठीक है रोशन, ये इसकी स्टेटमेंट है। अब मैं अगली बात आपको ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो न्यूक्लियस के अंदर कैसे लाई नहीं करता, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम है। देखेंगे कैसे। मैं पहले आपको ये बता दूं, देखो मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा अगर x की और y की मल्टीप्लाई की जाए तो वो वैल्यू ना बेटा सपोज करो 14 के बराबर आती है। x और y को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बदल नहीं सकते आप। ठीक है भाई। अगर मैं कहूं x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं अगर आपके पास दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन एक कांस्टेंट वैल्यू है, अगर आप एक वेरिएबल को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। सपोज करो अगर मैं x को 1 कर दूं तो y कितना होगा? y को 14 होना पड़ेगा तभी कांस्टेंट के बराबर आएगा। अगर आप एक को कम कर रहे हैं, एक को कम कर रहे हैं तो दूसरी जो वैल्यू आएगी वो बहुत ज्यादा आएगी। एक को कम करेंगे तो दूसरा ज्यादा आएगा। सपोज करो मैं ये कह दूं x तो 0 है, 0 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 14 आए? तो बताएंगे किससे मल्टीप्लाई करें, बता सकता है कोई? बताएगा कोई? 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। 0 ही आएगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। इसका मतलब क्या x की वैल्यू कभी 0 हो सकती है अगर ये कांस्टेंट है तो? हो सकती है। कैसे कैसे बताएं कैसे? कुलताज। दोनों ही वैल्यू सर 0 पुट कर लो। हाँ तो 0 अगर मैं दोनों को पुट कर लूं, ये दोनों को 0 पुट कर दूं तो क्या ये 14 के बराबर आएगा कभी? नो सर। हाँ तो मेरे को तो 14 के बराबर चाहिए ना। मैं ये कहना चाहता हूं जब आपके पास दो वेरिएबल हैं और उनका मल्टीप्लीकेशन आपको हमेशा ही 14 लेके आना है, कांस्टेंट लेके आना है, तो अगर आप एक को कम करते जाएंगे तो दूसरा अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि आंसर आपका कांस्टेंट आए। लेकिन अगर आपने एक की वैल्यू ऐसी पुट कर दी जो पॉसिबल ही नहीं है, जो कांस्टेंट दे ही नहीं रहा, इसका मतलब वो वैल्यू गलत है, आपको उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? मतलब सिचुएशन ऐसी होगी, आप एक को इतना ज्यादा कर दिया आपने, ये 14 कर दिया, अगर एक को इससे कम कर दिया, 0 पे लेके चले गए, तब आपका आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब आपको उसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, आपको 0 से ज्यादा कुछ पुट करना पड़ेगा, तभी आंसर 14 आ सकता है। इज इट क्लियर? मतलब आप एक वैल्यू को इतना कम नहीं कर सकते कि आपका आंसर ही ना आए, एक वैल्यू को इतना ज्यादा भी नहीं कर सकते कि आपका आंसर ना आए। सो ये मैथमेटिकल टर्म है। ठीक वैसे ही मैं इसको हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे अप्लाई करना चाहता हूं। कैसे देखेंगे? मैंने कहा डेल्टा पी और डेल्टा एक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो h अपॉन 4 पाई के बराबर है। कुछ बच्चे ये कहेंगे सर अभी तो आप ये कह रहे थे ग्रेटर देन कर दो, इसको ग्रेटर देन कर दो। हाँ कह जरूर रहा था, लेकिन मैं ये भी तो कह रहा हूं, मैं तो ये मान के चलूंगा कि मैं इतना शाना हूं कि मैं कम से कम एरर करता हूं, मिनिमम एरर। ज्यादा से ज्यादा तो आप कितने भी कर लो। और मिनिमम एरर से मेरा क्या मतलब है? मिनिमम एरर से मेरा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन मैं उसको ये मान के चल रहा हूं कि वो तो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है। लो ये मेरे पास है एटम और ये मेरे पास मैंने लिख दिया न्यूक्लियस, जो कि इतना बड़ा होता नहीं है, ताकि आपको विजिबिलिटी रहे इसलिए दिखा रहा हूं। और मैंने मान लिया ये जो आपके पास ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस इसकी जो रेडियस है वो 10⁻⁻⁵ इस ऑर्डर की होती है सेंटीमीटर। ये ऑर्डर है इसकी रेडियस का। मतलब अगर मैं इसके अंदर ये मान रहा हूं कि इसके अंदर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तो एक चीज तो पक्का है कि मैं इस दायरे में उसको ढूंढ रहा हूँ 10⁻⁵ सेंटीमीटर। इस दायरे में मैं उसको ढूंढ रहा हूँ।
अगर मैं इससे बाहर ढूंढ रहा हूं तो इसका मतलब मैं मूर्ख हूं, क्योंकि जब मैंने मान ही लिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो बाहर तो फिर ढूंढना बेवकूफी हुई। तभी तो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तो बेवकूफी आप कितनी भी कर लो, लेकिन मिनिमम कितनी है, मिनिमम इतनी है कि आप उसको न्यूक्लियस के अंदर ढूंढ रहे हैं। गलती ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पे है इस बाउंड्री पे और आप उसको यहां पे ढूंढ रहे हैं, ये मैक्सिमम एरर है जो आप क्रिएट कर सकते हैं, और वो मैक्सिमम एरर ही मैंने मानी है, मतलब इससे ज्यादा तो पॉसिबल है ही नहीं। चलो भाई ठीक है, इससे ज्यादा अगर आप एरर नहीं क्रिएट कर रहे तो मैंने मान लिया कि आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में तो पता लग गया कि इस सर्कल के अंदर है, बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर लाई कर रहा है वो, यानी कि पोजीशन आपको पता लग। दूसरा, मैं इस डेल्टा पी को ऐसे लिख सकता हूं m इंटू डेल्टा वी, क्योंकि p किसके बराबर होता है भाई, p बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी के, और मास तो इलेक्ट्रॉन का बदलेगा नहीं, वेलोसिटी बदलेगी, इसलिए डेल्टा p को मैंने लिखा m इंटू डेल्टा वी। सच में तो ये ऐसे होना चाहिए था, डेल्टा p डेल्टा m इंटू वी, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ चेंज वेलोसिटी में करना है, इसलिए मैंने इसको ऐसे पुट कर दिया। आई होप ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी। m इंटू डेल्टा वी के बराबर आ गया। प्लीज रिप्लाई करें किस किस को ये बात समझ आ गई। यस सर। यस सर। यस सर। कुलताज, Yes, प्रिंस, Yes, sir. हिमांशु, नेहा, यशदीप, यशबीर और आकाशदीप, अमन, ठीक है भाई। m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स बराबर है भाई h अपॉन 4 पाई के। मैंने क्या किया, मैंने डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स को बराबर पुट कर दिया h अपॉन 4 पाई m के। मैंने इस m को इस तरफ ले गया। अब प्लीज ध्यान से देखना, ये जो डेल्टा एक्स है, अनसर्टेनिटी, एरर, वो मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, मैंने डेल्टा वी इंटू 10⁻⁻⁵ h की भी वैल्यू मैंने पुट कर दी। 4 और पाई आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता ही है, और यहां से आपने डेल्टा वी की वैल्यू कैलकुलेट की। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे प्लीज, बहुत गौर से सुनना मेरी बात। जब यहां से डेल्टा वी की वैल्यू कैलकुलेट की गई बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं प्लीज, डेल्टा वी ऑब्टेन्ड, डेल्टा वी हैज वेरी हाई स्पीड, डेल्टा वी इज वेरी हाई, डेल्टा वी इज वेरी हाई का मतलब दैट इज मोर देन सी स्पीड ऑफ लाइट। गजब हो गया, गजब। क्या गजब हो गया, आपने जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाली ना, वो भाई साहब स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा आ गई, और आज तक ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं जो स्पीड ऑफ लाइट से तेज ट्रेवल करती हो। इस इलेक्ट्रॉन की तो क्या औकात है फिर। इसका मतलब आपने क्या किया, आपने उन दो वेरिएबल्स जिनको मल्टीप्लाई कर दिया, आपने दो वेरिएबल्स जिनको मल्टीप्लाई किया x इंटू वाई किया, और उनका वैल्यू एक कांस्टेंट के बराबर आनी थी h अपॉन 4 पाई के, उनमें से एक वैल्यू को आपने इतना कम कर दिया जिससे दूसरे की वैल्यू बहुत ज्यादा आ गई, और वो इतनी ज्यादा आ गई कि वो मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मीनिंगलेस बनाना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा, तो वो वैल्यू जो आपने बहुत कम मानी थी उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। प्लीज बता दो ना, ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई। यस सर। Yes, हाँ भाई, मजा नहीं आया, मतलब कोचिंग सेक्शन को ये बात समझ नहीं आई तो मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो चीजों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, दो चीजों को मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने आपको यह कहा कि जब भी दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये लो x और y, इनका मल्टीप्लीकेशन एक कांस्टेंट वैल्यू है h अपॉन 4 पाई, इनको सोल्व करने पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू मैंने लिख दी h अपॉन 4 पाई के बराबर है। मैंने कहा मैंने x की कुछ वैल्यू मानी थी, ये पोजीशन मैंने मानी थी कुछ, और पोजीशन मैंने मिनिमम मानी थी कि इससे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, और वो इतना कम मान लिया मैंने, ये पोजीशन इतना कम मान ली मैंने 10⁻⁵, क्योंकि रेडियस तो इसी ऑर्डर की थी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की इसी ऑर्डर की थी, तो मैंने मान लिया कि भाई न्यूक्लियस के अंदर ही इलेक्ट्रॉन। जब मैंने उसको इतना कम माना तो y की वैल्यू इतनी ज्यादा आ गई जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ये वेलोसिटी इतनी ज्यादा आ गई, पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूं, इस वेलोसिटी को कम से कम मीनिंगफुल तो बना भाई, इतना तो मूर्ख मत बने कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकाल दी, पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे इसको कुछ कम करना पड़ेगा, जैसे ही मैं इसको कम करूंगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी थोड़ी सी,
और ये वैल्यू आपने रखी कितनी थी 10⁻⁻5। जैसे ही आप इस वैल्यू को बढ़ाएंगे, सपोज करो आपने इसको कर दिया 10⁻⁻3। ओहो, जैसे ही आप इसको 10⁻⁻3 करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये y की वैल्यू कम होगी और कम होके ये कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट से कम हो जाएगी, जो कि मीनिंगफुल भी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से कम ही स्पीड से ट्रेवल करता है। जैसे ही आप इस वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो भाई ये मेरे पास था न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, और इसकी रेडियस थी 10⁻⁵, और अब आप बात कर रहे हो 10⁻³ की। ओहो, रेडियस से बाहर निकल गए आप, और जब रेडियस से बाहर निकले तभी आपकी वेलोसिटी मीनिंगफुल है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रेडियस के बाहर लाई करता है, न्यूक्लियस के अंदर लाई नहीं करता। प्लीज बता दो ना किस किस को ये बात समझ आ गई। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Clear है. हिमांशु, प्रिंस, महक, यस सर। आकाशदीप, नवीन, Yes, sir. कुलताज, ठीक है, रोशन, ठीक है। देखो ना प्लीज, झूठ मत बोलना Yes, मेरे sir. को। मैं मतलब इसको किसी और भी एंगल से डील कर सकते हैं। हमने ये वैल्यू इतनी छोटी माननी थी, ये वैल्यू इतनी छोटी मान ली थी कि दूसरी मीनिंगलेस आई, इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, और 10⁻⁵ से इंक्रीज करते ही हम न्यूक्लियस से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का तो साइज 10⁻⁵ है। आप 10⁻⁻1 पे चले गए तो 10⁻1 का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के बाहर लाई करने लग गए आप। इसलिए हमें ये बताता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर लाई नहीं करता, न्यूक्लियस के बाहर लाई करता है। अगर आपसे 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट इलेक्ट्रॉन लाइज आउटसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर लाई करता है, तब आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से उसकी वेलोसिटी निकाल के दिखाएंगे, और जब उसकी वेलोसिटी आप कैलकुलेट करके दिखाएंगे बेटा जी, तब आपको ये होश आएगा कि भाई वेलोसिटी निकालने के बाद तो जो आपकी वेलोसिटी आई वो इतनी ज्यादा आ गई कि स्पीड ऑफ लाइट को भी एक्सीड करने लगी। अब प्लीज, बीइंग अ स्टूडेंट, आप कोचिंग सेक्शन के बच्चे हो, एक कमाल की बात बताता हूं आपको। मेरे को अनम्यूट करके आप कोई स्टूडेंट ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। अनम्यूट करें और रिप्लाई करें ना प्लीज। Sir, 9.1 into 10 raised power minus 31 10⁻⁻31 यूनिट। kilogram. बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, मास है 9.1 इंटू 10 की पावर। लेकिन गुड़िया पता है क्या है महक, ये जो आप मास की बात कर रहे हो ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, रेस्ट मास मतलब जब वो आराम कर रहा है, आराम से खड़ा है, मूव नहीं कर रहा। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन का वो मास निकालना चाहूं जब वो मूविंग है, जब वो चल रहा है, मूविंग है, तो वो बताऊं कैसे निकालेंगे। वो हम निकालेंगे मास मूविंग का इज इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वेलोसिटी अपॉन सी इसका स्क्वायर। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो मास है जब वो चल रहा है, तब कैलकुलेट करना है। और सोच के देखो, ये v क्या है, ये v उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। अगर मैं इसकी बात करूं और मैं कहूं कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी c के बराबर होगी, तो क्या हो जाएगा देखो ना, m रेस्ट की वैल्यू 9.11 इंटू 10⁻⁻31 है, अंडर द रूट 1 माइनस c अपॉन सी, ये कैंसिल आउट हो गया, और नीचे ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये 0 के बराबर होगी। और 0 के बराबर होने का मतलब वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होते ही उसका मास तो बेटा जी इनफाइनाइट हो रहा है, और जो कि मीनिंगलेस है। तो आप जो ये मास यूज कर रहे हैं ना बेटा, ये उसका रेस्ट मास यूज कर रहे हैं। ये वो रीजन है कि आप क्यों इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं पुट कर सकते। खैर, ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। छोटी सी चीज और इंक्लूड करूंगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, वो ये कि जब आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, तो प्लीज गौर से देखना इसको। मैंने ऐसे लिखा था, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। देखो बेटा, मास ना जो मास
वो बेटा जी किसी ऑब्जेक्ट का होता है, मास ऑब्जेक्ट का होता है, वेव का मास नहीं होता। वेव के मास की बात करना मीनिंगलेस चीज होती है। ये मोमेंटम जो है ये उसके पार्टिकल नेचर को इंडिकेट कर रहा होता है, पार्टिकल नेचर को। अभी इसको आप देखेंगे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, प्लीज डेल्टा वी इंटू डेल्टा इंटू एम इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4π इंटू एक्स। एक इक्वेशन ये भी आ गई, कुछ नहीं कर रहा मैं, बस इनको चेंज करके दिखा रहा हूं आपको। अब अगली बार जो इंफॉर्मेशन मैं लिखूंगा वो मैं v को इस तरफ लेके जाना चाह रहा हूं, m इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4π डेल्टा वी। m को इस तरफ ले आए आप, m को, तो देखो ना क्या हो जाएगा, प्लीज m को भी अगर आप इस तरफ ले आएंगे, ये h अपॉन एम वी किसके बराबर है, वेवलेंथ के बराबर है, क्योंकि लेमडा है ना जो बेटा, वो h अपॉन एम वी के भी बराबर होता है। यानी कि ये जो मैंने सर्कल कर दिया ना, ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की बात कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसके दोनों ही नेचर को डिस्कस कर रहा है। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं एक बार इसको और छोटा छोटा सा दिख के दिखा देता हूं आपको। प्लीज दोबारा इसी को लिख रहा हूं, हैव अ लुक। मैंने कहा m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4π। मैंने क्या किया, 4π को और इस डेल्टा एक्स को एक तरफ कर दिया और मैंने इसको लिख दिया h अपॉन एम इंटू डेल्टा वी। ये जो है ना, ये उसके वेव नेचर को इंडिकेट कर रहा है बेटा। और जो ये इसके वेव नेचर को इंडिकेट कैसे कर रहा है, क्योंकि ये लैम्डा वेवलेंथ के बराबर होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। इसलिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दोनों ही एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके चलता है, पार्टिकल को भी और उसके वेव नेचर को। ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कहता है कि पोजीशन और मोमेंटम आप नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर लाई नहीं करता। अब शायद आप इसकी गहराई को नहीं समझ पा रहे, सिर्फ आप ये बात तो समझ गए आई होप कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर लाई नहीं कर रहा, लेकिन आप शायद इस बात को भी नहीं समझ पा रहे कि जब कोई चीज वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है ना, जैसे धुआं है, जैसे घर पे जैसे आग लगती है तो वो धुआं उठता है, क्या उसकी कोई बाउंड्री फिक्स होती है? नहीं होती, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। उसकी सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात की जाती है, यहां धुआं ज्यादा है, यहां धुआं कम है। इलेक्ट्रॉन भी बेटा ठीक वैसे ही है, हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, हम इसके एग्जैक्ट बाउंड्री की बात कभी भी नहीं करते, कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि उसकी डेंसिटी की बात की जाएगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, उसकी संभावना, यहां धुआं ज्यादा है, यहां धुआं कम है। तो वेव के लिए हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं, यहीं से हमें निकल के आएगा ऑर्बिटल, जिसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करना है, और उस टॉपिक का नाम है बेटा जी डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है? ये डी ब्रोगली वेवलेंथ, बुक में इसको लिखा होगा डी ब्रोगली ड्यूअल बिहेवियर। डी ब्रोगली ड्यूअल बिहेवियर, ड्यूअल का मतलब ये भी पार्टिकल और वेव दोनों की बात कर रही होगी, पार्टिकल नेचर को भी डिस्कस कर रही होगी, और बेटा जी उसके वेव नेचर को भी डिस्कस कर रही होगी। है क्या ये ड्यूअल वेवलेंथ? प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ये डी ब्रोगली जो ड्यूअल वेवलेंथ है, वो ना बेटा किसी भी माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई की जा सकती है, लेकिन उसका रिजल्ट सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही मीनिंगफुल आता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब जो सब एटॉमिक लेवल की हम बात कर रहे हैं। सब एटॉमिक लेवल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके लिए तो इसका रिजल्ट मीनिंगफुल आता है, अदरवाइज इसका रिजल्ट मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए मीनिंगफुल नहीं आता है। क्या डी ब्रोगली वेवलेंथ समझेंगे पहले तो प्लीज मेरी बात। एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा जी mc²। एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास ये भी होता है hc बाय लैम्डा। c स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m है उस ऑब्जेक्ट का मास। लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर ही होंगी, mc² बराबर आ गया hc बाई लैम्डा के। बेटा इस c से ये c कैंसिल आउट हो गया, एक c से एक c,
ये क्या बन गया, mc इज इक्वल्स टू h बाई लैम्डा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप प्लीज, ये जो मैंने राइट हैंड साइड पे जो भी कुछ लिखा है उसमें ये जो c है ना बेटा, ये स्पीड ऑफ लाइट है। और इलेक्ट्रॉन मैं कह रहा था कभी भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं हो सकता। मैंने यहां से क्या किया, मैंने लैम्डा की वैल्यू निकाली, लैम्डा बराबर आ गया h अपॉन mc के। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये उस किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। लेकिन अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की तो स्पीड कभी भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो ही नहीं सकती, तो फिर मैं इसको मैं कैसे कह दूं कि ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। और मैंने कहा v है क्या, v इज द वेलोसिटी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। मैंने c को v से रिप्लेस कर दिया, v जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है और m उसका मास है। मैंने इस c को, क्योंकि c स्पीड है, v भी स्पीड ही है बेटा, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर वो कभी हो नहीं रही इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए मैंने कहा वो जिस भी स्पीड से मूव कर रहा है हम वो यहां पे पुट कर देंगे। अब सोच के देखो क्या कमाल हो गया ये, अगर किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, अगर उसका मास कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। गौर से सुनना मेरी बात, इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, चाहे मैं हूं, चाहे ये पेन है, कुछ भी है, ये सब के सब हम इनको ऑब्जेक्ट मानते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, ये छोटे ऑब्जेक्ट नहीं है, माइक्रोस्कोपिक नहीं है, ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। दीज आर मैक्रो लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये जब ट्रेवल करते हैं ना, ये ट्रेवल करते हैं तो इनके साथ एक वेव भी जुड़ी होती है। जैसे इसका मास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे इसके साथ ना एक वेव एसोसिएट हो जाती है जब ये मूव कर रहे होते हैं हाई स्पीड के साथ। तो वो वेव, उस वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती ही होंगी, और उस वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको सिखाई थी, लैम्डा या फ्रीक्वेंसी। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ है, उसके साथ वेव जो एसोसिएट होती है उसकी वेवलेंथ तो बता दो कितनी होती है, डी ब्रोगली वही सिखा रहा है। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी है, उसका मास है, उसके साथ कितनी वेवलेंथ एसोसिएट होगी, वो इतनी होगी। कमाल की चीज है प्लीज। ये आप देखना, आप ना कभी मूवी में दिखाते हैं जब कोई बुलेट जा रही होती है ना स्लो मोशन में, उसके दाएं बाएं देखना आपको कुछ ब्लर सा दिखाई देगा, एक्चुअल में वो उसके साथ एसोसिएटेड वेव्स हैं जो आप देख पा रहे हैं। शायद मैं मूवी भी बता दूं आपको, क्रिस मूवी है ऋतिक रोशन की, जो सबसे पहला पार्ट आया था, उसकी जब एंडिंग होती है तो स्लो मोशन में बुलेट दिखाई है जो ऋतिक रोशन को लगती है जब वो सिलेंडर से टकरा के आती है। तो उसको देखना, स्लो मोशन में जब वो बुलेट आ रही होती है तो उस बुलेट के साथ ना एक वेव एसोसिएटेड होती है। तो किसी भी हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, डी ब्रोगली ने निकालना सिखाया। डी ब्रोगली ने कहा अगर किसी का मास ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा मास हो गया, तो लैम्डा बहुत कम हो जाएगा। और ये जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है इनका लैम्डा इतना कम है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसका तो मास सोच के देखो ना कितना कम है। ओहो 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31। ओ इसका मतलब क्या है, 9.11 अपॉन 10 डिवाइड बाई 1 2 3 अप टू 31, इतनी जीरो है इसके नीचे। ओहो काउंट भी नहीं करनी आती होंगी आपको। ये इतना छोटा मास है उसका, इतना कम मास है उसका, इसका मतलब उसके साथ वेवलेंथ तो बहुत ज्यादा एसोसिएट होगी भाई। उस इतनी ज्यादा एसोसिएटेड वेवलेंथ को मैं कैसे नेग्लेक्ट कर सकता हूं। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के दोनों नेचर को पढ़ना पड़ता है। हमें उसका पार्टिकल नेचर, देखो ये मास और वेलोसिटी पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसी पार्टिकल का मास होता है और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम है ये मास इनटू वेलोसिटी, और उसकी वेव क्या जुड़ी है उसके साथ, वो डी ब्रोगली ने निकालनी सिखा दी। इसलिए इसका नाम भी बुक में मिलेगा, डी ब्रोगली ड्यूअल वेवलेंथ। ड्यूअल का मतलब दोहरी, ये दोनों की बात कर रही है। प्लीज क्लास एंड होने वाली है ना, मेरे को बताएं ना प्लीज, क्या आपको आज के दो टॉपिक समझ आए कि नहीं आए। आकाशदीप, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ इफ देयर इज एनी डाउट। अनम्यूट करके रिप्लाई करेंगे प्लीज। सर ये वाला सर फिर से बताना सर, ये वेवलेंथ। हाँ, तो किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ जिसका मास बहुत कम है
उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी। अगर वेवलेंथ उसकी ज्यादा है तो मैं उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। जब तक डी ब्रोगली ने ये नहीं बताया था, हम इलेक्ट्रॉन का सिर्फ पार्टिकल ही तो नेचर मान रहे थे, और इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को मान के हम सब कुछ सोल्व कर रहे थे, और हमारे में एरर आ रही थी। बोहर ने उसका पार्टिकल नेचर माना तो वो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन का तो वेव नेचर भी होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि जिनका मास कम होता है उनके साथ बहुत ज्यादा वेवलेंथ एसोसिएट होती है, अटैच होती है, और उसको वो नेग्लेक्ट कर रहा था। जब बोहर को ये बात पता नहीं थी तो उसमें कुछ ना कुछ मॉडल में एरर तो आनी ही। अब जो आज एडवांस मॉडल हम यूज करते हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर की बात करते हैं और हम सब कुछ एक्सप्लेन कर पाते हैं। मास कम तो वेवलेंथ ज्यादा, इसलिए ये कहा गया है कि ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। अप्लाई किसी के लिए भी कर लो, अगर आप हैवी मास रखोगे यहाँ तो लेमडा की वैल्यू जो है वो बहुत कम आएगी, जो कि हमारे काम की चीज नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. sir. ठीक है बेटा जी, अभी Yes, मैं sir. क्लास एंड कर रहा हूं। आपके जो भी डाउट है वो प्लीज पीएस ग्रुप में पोस्ट करें, चाहे मेरे को कॉल करें, लेकिन आई विल डिस्कस देम। अगर आप पढ़ेंगे नहीं ना तो कोई फायदा नहीं है। प्लीज एक एक चीज मैं आपको सिखा सकता हूं, बिलीव मी। कोचिंग सेक्शन के बच्चे हो आप, ईमानदारी से काम करें, यू विल एंजॉय द लाइफ, मजा आएगा बहुत। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ना समझ आए तो भी बताएं, समझ आ गया तो भी बताएं, रिस्पॉन्ड दें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, यू ऑल आर वंडरफुल स्टूडेंट्स। Thank you so much, Prince. Thank you.